ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्योंकि यहाँ से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे आपको पढ़ के भी जाना है। साथ में एमसीक्यू जरूर सॉल्व करना है ताकि आप सभी जो है एग्जाम में बनाकर आ पाए। इसलिए मैं आपका ये पार्ट 2 लेकर आया हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एमसीक्यू का। पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में प्ले लिस्ट भी बना होगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 है, तो इसे आप जरूर देखिए इस वीडियो को कंप्लीट, ताकि आपको जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपको पता चल पाए कि किस तरह का क्वेश्चन जो है एआईबी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस ऑफ केशवानंद भारती केस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस क्या था केशवानंद भारती केस का, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फॉर प्रोपाउंडिंग डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। और आप सभी को मैं बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको अगर पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको, जो आप पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। पीडीएफ जो है फ्री नहीं है, तो आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ चार्जेस लग रहा है उसके लिए। और अगर आप पीडीएफ बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी कानूनी कीड़ा, या फिर अगर आपके पास इंस्टा आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, जो studyWithme7575@gmail.com है। इसके थ्रू आप मैसेज कर सकते हैं और पीडीएफ आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो कांटेक्ट कर लें। सेकेंड क्वेश्चन नंबर है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, एक फेडरल है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लिए थे एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट आर दी 4 ऑब्जेक्टिव मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल आपने सबने पढ़ा होगा, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत में। अब बताइए कि 4 ऑब्जेक्टिव वो कौन से हैं जो यहाँ पर दिया हुआ था प्रीएम्बल में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। ये 4 ऑब्जेक्टिव जो है हमारे प्रीएम्बल पे दिया हुआ है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच अमेंडमेंट। डेट मीन्स जो वर्ड था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ नेशन, ठीक है, तो ये जो वर्ड जो है इनकॉर्पोरेट किया गया था, डेट मीन्स प्रीएम्बल में डाला गया था, वो किस अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। तो ये चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बी क्या है, 42nd अमेंडमेंट। डेट मीन्स 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वर्ड ऑफ द नेशन जो वर्ड है, इसे इसमें डाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट, द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वेयर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975 बाई अमेंडिंग दी। तो जो सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर्ड है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था 1975 अमेंडमेंट के द्वारा। तो किस में लाया गया था, कैसे लाया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रीएम्बल में। ठीक है, डेट मीन्स सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड जो ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो प्रीएम्बल में किया गया था। और कब किया गया था, 1975 में। ठीक है, इस अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ फ्रीडम्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19 इज। तो कई बार ऐसे छोटे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो कैंडिडेट्स काफ़ी मिस्टेक करके आते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं करना है। तो हमारे आर्टिकल 9 में कितने तरह गारंटी, डेट मीन्स फ्रीडम दिया हुआ है, तो 6 नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ गारंटीज कितने हैं, 6 है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 19 के अंतर्गत में ये बताना कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो मेंशन नहीं है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत में। तो पहला जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो मेंशन है। सेकेंड है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, ये भी मेंशन है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी मेंशन किया हुआ है आर्टिकल 19 में। तो बच जाता है ऑप्शन डी, जो फ्रीडम ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है। तो ये मेंशन नहीं है आर्टिकल 19 में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू लिबर्टी ऑफ प्रेस। तो इनमें से कौन से आर्टिकल के तहत में जो लिबर्टी ऑफ प्रेस को यहाँ पर, डेट मीन्स
मिला गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ से, उन्हें लिबर्टी ऑफ प्रेस का मिला है। तो कौन से आर्टिकल में? ऑप्शन ए, आर्टिकल 19 के अंतर्गत में उनके पास ये राइट्स है, ठीक है, फ्रीडम है। नेक्स्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आर्टिकल। तो राइट्स टू इन्फॉर्मेशन जो है वो एसेंशियल पार्ट्स ऑफ आर्टिकल है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है इसमें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज 8, ठीक है, इसमें बताया गया राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन से यहाँ पे जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन, उनमें से आर्टिकल 21 के अंतर्गत में इंक्लूड नहीं है। तो राइट टू डाई, राइट टू डाई जो है ये इंक्लूड नहीं है आर्टिकल 21 में। इसके अलावा राइट टू लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड एंड राइट टू डिग्निटी, ये तीनों मेंशन किया हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट कवर्ड बाय आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 21 में कौन सा राइट है जो कवर नहीं किया गया है इनमें से? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू स्ट्राइक। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट टू स्ट्राइक जो है मेंशन नहीं है, ठीक है, आर्टिकल 21 में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट ऑफ एक्यूज्ड ऑफ स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो एक्यूज्ड का है वो स्पीडी ट्रायल होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत में, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। डेट मीन्स जब भी इमरजेंसी लगाया जाता है तो कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 21 एंड 20, आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है, ये इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं होता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डीलिंग विथ राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिपील्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जो आर्टिकल 31 में जो था डील करता था राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसे अमेंड कर दिया गया। तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू इसे अमेंड किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट कैन द सुप्रीम कोर्ट इशू फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो कितने तरह का रिट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। और वो 5 रिट्स कौन कौन से हैं वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज फाइल्ड इन। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो फाइल्ड होता है कहाँ पे फाइल होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह पे फाइल होता है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द पर्सन एसोसिएटेड विथ PIL इज। तो किसे जाना जाता है PIL के थ्रू? डेट मीन्स कौन से ऐसे जस्टिस है जिसने इंट्रोड्यूस किया था PIL को? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस भगवती। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ रिट ऑफ। तो ऐसा कौन सा रिट है भाई जिसमें रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है? तो हेबिस कॉर्पस, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग रिट्स लिटरली मीन्स यू मे हैव द बॉडी। तो ऐसा कौन सा रिट है जिसमें यहाँ पर कहा गया यू मे हैव द बॉडी? तो कौन सा रिट है? ऑप्शन ए हेबिस कॉर्पस। नेक्स्ट है वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज। तो DPSP जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये चारों में से वो आपको बताना है। तो पहला है प्रोविजन ऑफ लिक्विड, सेकेंड है प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर, सी है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एंड डी है प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जो DPSP का ऑब्जेक्टिव है वो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। डेट मीन्स प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। तो 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किससे डील करता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A। अब इनमें से कौन सा ऐसा ड्यूटी है जो आर्टिकल 51A में नहीं दिया हुआ है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है,
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 6 बाय हिज पेरेंट्स और गार्जियन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु मस्ट सिट टुगेदर टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो जब भी आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस, लैंडमार्क केसेस पढ़ते होंगे, तो उनमें से कितने जजेस को, मिनिमम नंबर ऑफ जजेस को वहाँ बैठना पड़ता है जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है, तो वो बताना है। तो मिनिमम यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। डेट मीन्स मिनिमम 5 अगर वहाँ पे जजेस बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ हियरिंग एनी रेफरेंस बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5, ठीक है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द रेगुलेशन ऑफ द सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ऐसे डेट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन से आर्टिकल के अंतर्गत में यहाँ पे सब ऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड जो है डील करता है आर्टिकल, वो बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल वो डील करता है वो आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक डील करता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रोविजन रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज जो किया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत में किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 233, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच अमेंडमेंट। तो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को लाया गया था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को जो लाया गया था वो 42nd अमेंडमेंट, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। तो किस आर्टिकल में दिया हुआ है इसके बारे में, तो 323 ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। डेट मीन्स जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टोटल जो शेड्यूल है, ठीक है, टोटल 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल में जो 6th नंबर शेड्यूल है वो कौन से स्टेट पे अप्लाई होता है वो बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम इज लेड डाउन इन। तो ये कौन सा शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है, तो 6th शेड्यूल में, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर। अब 10th शेड्यूल किसके लिए है, 10th शेड्यूल जो है हमारा बताता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड द एंटी डिफेक्शन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 52nd अमेंडमेंट। डेट मीन्स 52nd अमेंडमेंट के द्वारा ही एंटी डिफेक्शन प्रोविजन जो है लाया गया था। नेक्स्ट है, देयर शेल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट इज प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डेट मीन्स हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होगा, वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आर्टिकल 214, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द गवर्नर द पावर टू ग्रांट पार्डन इन सर्टेन केसेस। तो कुछ केसेस में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में गवर्नर के पास भी पावर होता है कि वो पार्डन, डेट मीन्स क्षमा कर सकते हैं, तो वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्टिकल 161 में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, पावर टू ग्रांट पार्डन आर एंजॉयड बाय विच वन ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़। तो जो यहाँ पे पार्डन किया जाता है वो किन के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, पहला है प्रेसिडेंट, सेकेंड है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ अ स्टेट, थर्ड है गवर्नर एंड फोर्थ है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ अ स्टेट, दोनों के द्वारा यहाँ पे दोनों के पास ये पावर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल हैव द पावर्स टू ग्रांट पार्डन टू एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा रिलेटिंग टू स्टेट लॉ, ठीक है। डेट मीन्स यहाँ बताया जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट के पास, और मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास दोनों के पास ये पावर होता है
लेकिन यहाँ पे गवर्नर के पास जो होता है वो सिर्फ स्टेट लॉ से रिगार्डिंग अगर कोई ऑफेंस में कॉन्विक्टेड किया गया किसी पर्सन को, तभी यहाँ पे गवर्नर के पास उसी मामले में ही सिर्फ पार्डन कर सकती है, क्षमा कर सकती है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है जिसे पनिशमेंट मिला है, जिसे कॉन्विक्ट पाया गया है कोई ऑफेंस को लेकर, जो ऑफेंस किया गया है वो स्टेट लॉ से रिगार्डिंग होना चाहिए, ठीक है, तभी गवर्नर ऑफ स्टेट के पास ये पावर मिलता है कि वो उसमें पार्डन कर सकती है, क्षमा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ इस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसे इस्टेब्लिश किया गया था किस आर्टिकल के तहत में? यहाँ पर बस 4 ऑप्शन है ABCD, तो यहाँ पे चारों में करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 1 to 4, 1 to 4 मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे बताना है कमेंट सेक्शन में कि हाई कोर्ट ऑफ स्टेट जो होता है वो हाई कोर्ट को किस आर्टिकल के अंतर्गत में इस्टेब्लिश किया गया है, तो उस आर्टिकल को आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, द जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस टेक प्लेस अंडर आर्टिकल। तो किस आर्टिकल के तहत में जो जॉइंट सीटिंग होता है हाउसेस का वो किया जाता है? तो आर्टिकल 108 के तहत में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर ऑफ द राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी 2 years। तो कितने मेंबर्स को, राज्यसभा के मेंबर्स को यहाँ पे रिटायर मिल जाता है 2 साल के अंतर्गत में? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/3 मेंबर्स को, ठीक है। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो लोकसभा जो उसे डिसॉल्व किया जा सकता है, उसे ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन किसके एडवाइस पे? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी द ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल मे बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 8 a टाइम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 year। डेट मीन्स जो यहाँ पर है 1 साल तक मैक्सिमम किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। द प्रोविज़न रिगार्डिंग इमरजेंसी वाज एडप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। तो कहाँ से लाया गया था ये प्रोविज़न इमरजेंसी का? जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैव बीन इनविसाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कितने सारे टाइप्स ऑफ इमरजेंसी जो है मेंशन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे 3 तरह के होते हैं। पहला नेशनल हो गया, दूसरा आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया और तीसरा स्टेट इमरजेंसी। तो ये 3 तरह का इमरजेंसी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। तो 352 जो है वो किससे डील करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ये चारों में करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग केसेस वाज इट लेड डाउन दैट प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन डिसॉल्विंग अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पे कौन सा केस में कहा गया था ये? SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 इज रिलेटेड टू। तो ये किससे रिलेट करता है ये केसेस जो है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट अंडर आर्टिकल 356, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड क्यूरेटिव पिटीशन अंडर। तो क्यूरेटिव पिटीशन जो यहाँ पे इवॉल्व किया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत में किया जाता है? आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द जजमेंट ऑफ अ कोर्ट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच ले डाउन सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ सच ऑब्जर्वेशन आर कॉल्ड। तो वैसे ऑब्जर्वेशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रेशियो डिसेंडेंडी, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने जो भी MCQ करवाया है आपको इस वीडियो में, ये सभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए हो या फिर कोई अदर लॉ एग्जाम के लिए, वो सभी के लिए आप सभी को हेल्प काफ़ी ज़्यादा इससे होगा। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सभी से मैं बता दूं कि जो भी अगर आप AIB का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो हमारे पास और भी चैनल के ऊपर और भी वीडियो है जो आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको PDF एक्सेस करना है, PDF अगर आप बाई करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम ID कानूनी कीड़ा पे आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर इंस्टा ID आपके पास नहीं है तो ईमेल ID के थ्रू भी आप मैसेज कीजिए। ईमेल ID आप मेरा जो है वो studywithme7575@gmail.com है, जिससे आप मैसेज कर सकते हैं और PDF जो है बाई कर सकते हैं, ठीक है।
प्राइस जो है काफ़ी मिनिमम रखा गया है, 100 रुपीज़ ओनली। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है वो कांटेक्ट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और कानूनी केड़ा चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू सो मच।